हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर एक कोई रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स टू प्रोडक्ट है और ये लिक्विड फेज रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये लिक्विड फेज और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसके लिए हमने देखा था कि रेट एक्सप्रेशन उसके लिए कैसे लिखते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा था माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या हुआ था, माइनस डेल सी ए और डेल टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के सी ए, ये हम लोगों ने लिखा था। और ये भी देखा था कि फ्रैक्शन इसको और किस तरह लिख सकते हैं। तो एक तरीका और था कि हम लोग उसको वॉल्यूम के टर्म में, मोल्स के टर्म में DNA ओवर dt ये सेम होता था, इज इक्वल टू के सी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है तब केस में। उसके बाद हमने देखा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए मोल्स में क्या रिलेशन है। और फिर हम लोगों ने फ्रैक्शनल कन्वर्जन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रैक्शनल कन्वर्जन। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन में हमने देखा था फ्रैक्शनल का जो कन्वर्जन हमने ये डिस्कस किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसके लिए हमेशा डिफाइंड करते हैं। डिफाइंड किसी भी रिएक्टेंट के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं करते बस, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए अगर वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म में बात करें। तो कन्वर्जन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसके बारे में एक के लिए कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A reacted divided by number of moles of A fed, number of moles of A जो फेड हमने रिएक्टर में कितना डाला था। तो रिएक्टेड हमने कैसे निकाला था, जो आपका इनिशियल था और माइनस जो बच जाएगा उसी का डिफरेंस ही रिएक्टेड होगा। तो अपॉन क्या हुआ अपना ये Na नॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एक्स ए इंटू एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, एन ए नॉट माइनस एन ए। और एन ए नॉट माइनस एन ए को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, तो कहीं भी एक्सप्रेशन ऐसा आता है जहाँ पे मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फ्रैक्शनल कन्वर्जन इनटू जो आपके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे, तो उसको कहाँ पे वो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड की जगह पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली फिर हमने उसको सॉल्व किया था क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि हम लोग मोल्स बताना चाह रहे थे अगर हमें कन्वर्जन दी हुई है किसी भी टाइम पे। तो एन ए इज इक्वल टू क्या था आपका, एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। और इसी तरह जो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखते थे तो सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, यहाँ तक हमने पढ़ रखा था, जहाँ पे क्या था, एन ए नॉट जो थी आपकी कंसंट्रेशन थी, नंबर ऑफ मोल्स थे टी इज इक्वल टू 0 पे, और जो एन ए मोल्स थे वो टी इज इक्वल टू टी में एक पार्टिकुलर टाइम था वहाँ पे हम लोग ले रहे थे। तो उस वक्त जो टी इज इक्वल टू टाइम पे एन ए नंबर ऑफ मोल्स थे। तो रिएक्शन हो रही है और किसी भी टाइम अगर हम बात करें कि उसके मोल्स क्या होंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स एन ए होंगे रिएक्शन के दौरान, और कंसंट्रेशन क्या होगी, सी होगी। यहाँ तक हमने देख लिया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ एक नंबर ऑफ मोल्स किसी भी टाइम पे। और अगर यही गैसियस फेज रिएक्शन थी, फॉर गैस फेज रिएक्शन हमने देखा था कि गैस फेज रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे एक्सप्रेस, तो -1 बाई आर टी डेल पी ए ओवर डेल टी। यहाँ पे पी ए क्या था, ये है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इसी को क्या लिखा था हमने, 1 बाई आर, ये लिख लिया था 1 बाई आर टी डेल पी ए बाई डेल टी। ये जब गैसियस फेज रिएक्शन हो रही थी तब हमने लिखा था। ये
उस कंडीशंस है, ये उस कंडीशन के बारे में ये सारी चीज़ें ट्रू करती हैं। लेकिन इसकी ये जो हमने गैस फेज रिएक्शन में लिखा था, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये जो है आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेबल फॉर ओनली आइडियल गैस, एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था। अब हम लोग ये इंटरेस्टेड हैं कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं अगर रिएक्शन में, तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे कंसंट्रेशन सभी की या नंबर ऑफ़ मोल्स की सभी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, कैसे बताएंगे? तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक जस्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए ए जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल ए एक रिएक्टेंट है, प्लस बी एक बी है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट बी। रिएक्शन हो रही है, आपका एक प्रोडक्ट आर फॉर्म हो रहा है, तो आर कैपिटल आर प्रोडक्ट है, स्मॉल केस में जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट है, प्लस एस जो है कोफिशिएंट है, एक मान लीजिए दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट अपने क्या है, एक कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं? आर और एस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ये लिक्विड फेज रिएक्शन है, लिक्विड फेज रिएक्शन और कांस्टेंट वॉल्यूम। लिक्विड फेज की मैक्सिमम रिएक्शंस कांस्टेंट वॉल्यूम ही होती है, लेकिन हम लोग फिर भी ये मेंशन कर देते हैं प्रॉपर कि कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन है। तो रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन मिक्सचर है, आपके रिएक्टेंट का जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम जो है ना नहीं चेंज हो रहा है। तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे? जैसे टाइम हमने अज्यूम किया कि एट स्टार्टिंग का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे ए की कोई कंसंट्रेशन रही होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है एन ए नॉट। इसी तरह बी की कोई कंसंट्रेशन रही हो, नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, सॉरी बी के कोई मोल्स रहे होंगे, ए के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे तो एन ए नॉट हमने बोला। बी की इसी तरह रिएक्शन में मोल्स रहे होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट है तो इनिशियली आपको कुछ मोल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो एन बी नॉट होंगे उसके मोल। प्रोडक्ट के नॉर्मली होते नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं जनरल कंडीशन के लिए कि मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत जो रहा होगा उसको हम लोग एन आर नॉट बोल रहे हैं, और जो एस है उसको हम लोग बोलेंगे एन एस नॉट। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे। अब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होगी जैसे जैसे, तो आपका क्या होगा? रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ए और बी कंज्यूम होगा और आर और एस फॉर्म होंगे। तो किसी भी टाइम टी पे आपने जो कंसंट्रेशन मोल्स मेज़र किए वो एन ए थे। ये नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट टाइम टी है, और एन बी इसी तरह नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे किसके? बी के किसी टाइम पे। फिर एन आर ये नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म होंगे प्रेजेंट होंगे किसी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आर था। इसी तरह एन एस होगा जो अपना मोल्स होंगे एस के रिएक्शन में, कम होंगे ज़्यादा होंगे उसको डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन मोल्स किसी वक्त कितने होंगे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एन ए नॉट जो है, क्योंकि रिएक्टेंट एन ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और एज ए रिएक्टेंट, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एन ए नॉट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा होगी? एन ए से। भाई जो रिमेनिंग होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से वो हमेशा कम ही होगा ना। इसी तरह एन बी नॉट जो आपका है वो किससे ज़्यादा होगा? एन बी से। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। एन आर जो है, एन आर क्या है? प्रोडक्ट है किसी टाइम टी पे। तो क्योंकि प्रोडक्ट है तो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के दौरान में, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे। तो जो एन आर होगा वो ज़्यादा होगा जो आपका इनिशियल मोल्स थे प्रोडक्ट के। इसी तरह एन एस जो होगा वो ज़्यादा होगा जो आपके इनिशियल मोल्स थे प्रोडक्ट के। ये यहाँ तक तो जनरल बात हो गई। हमने देखा था कि मान लीजिए कि ये जो ये रिएक्शन हो रही थी उसमें ए के मोल्स हम देखना चाहते थे किसी भी टाइम पे, तो ए के मोल्स एन ए जो हमने लिखा था अभी जस्ट जहाँ कन्वर्जन वाले उससे देखा था कि जो इनिशियल मोल होता है -1 - XA, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एन ए के कितने मोल्स होंगे किसी पार्टिकुलर टाइम पे। सिमिलरली हम लोग बी के लिए भी लिख सकते हैं कि एन बी की किस तरह, इसी सेम मेथड से कि क्या होगा? एन बी नॉट
1 माइनस एक्स बी। भाई एक्स बी कैसे डिफाइंड होगा? एक्स बी बराबर डिफाइंड होगा कि मोल्स ऑफ बी कन्वर्टेड, तो बी कन्वर्टेड अपॉन मोल्स ऑफ बी फेड। तो बी कन्वर्टेड को निकालने के लिए कैसे करेंगे? इनिशियल मोल्स बी माइनस जो मोल्स बचे होंगे बी के डिवाइड बाय इनिशियल्स जो हमने मोल्स फेड किए होंगे रिएक्शन में। तो क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो वही आ जाएगा एन बी इज इक्वल टू एन बी नॉट 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे एक्स ए क्या है? कन्वर्जन ऑफ ए है। ए जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में कितना कन्वर्ज हो रहा है, कितना कन्वर्ट हो रहा है, और बी कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग जो रिएक्टेंट के लिए हमेशा कन्वर्जन डिफाइन करते हैं, लेकिन अब जो प्रोडक्ट है आर कितना, अगर आर का लिखना चाहेंगे तो आर को जो है हम लोग प्रोडक्ट को कभी कन्वर्जन के टर्म में, उसके कन्वर्जन के टर्म में नहीं लिख सकते। एक्स आर नहीं लिखते हैं, एक्स एस आर ने एक्स एस नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो हैं उनका कन्वर्जन के टर्म में हम लोग लिखेंगे, उनके लिए कन्वर्जन फ्रैक्शनल कन्वर्जन डिफाइंड है। लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन, क्योंकि उनका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का। तो एक बात यहाँ से ये हुई। अब जो है हम लोग, क्योंकि अब अगर हम बी का लिखना चाह रहे हैं तो हमें एक्स बी कैलकुलेट करना पड़ रहा है इस रिएक्शन में, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम किसी एक कंपोनेंट का, बेसिकली किसी एक रिएक्टेंट का हम लोग कन्वर्जन निकालें, और इससे सारे जो कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन के, मतलब जो रिएक्टेंट भी हैं और प्रोडक्ट भी हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि सिर्फ हम एक चाहते हैं कि एक्स ए हम किसी एक रिएक्टेंट का, और किस रिएक्टेंट का निकालेंगे हम लोग? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मतलब लिमिटिंग है, जो पहले कंज्यूम हो जा रहा है रिएक्शन में, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का निकालेंगे तो मान लेते हैं कि हमारा इस केस में ए जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अब हम सारी कैलकुलेशंस जो अपनी हैं वो ए के टर्म में करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट ए के टर्म में करना चाह रहे हैं। वैसे आप लोग को अगर याद हो कि हम लोग जब रेट डिफाइन कर रहे थे तो हम लोगों ने रिलेटिव रेट्स की जब बात की थी तो कैसे की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए डिवाइड बाय उसके नंबर ऑफ उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस आर बी अपॉन बी। उसी तरह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन आर एस अपॉन एस इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे तो एन ए इजकल टू एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए कर लिए, एन बी इजकल टू एन बी नॉट 1 माइनस एक्स बी कर लिए, लेकिन हम लोग जो है कि बी के मोल्स जो हैं वो हम ए के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है ये चीज़? ये मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? अभी जस्ट पीछे देखा हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिफाइन करते थे कि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड माइनस आर ए डिफाइन कैसे करते थे? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाई वो टाइम जो था, टाइम टेकन, और डिवाइड बाई 1 बाई वॉल्यूम था। तो क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम हमने कांस्टेंट माना है, लिक्विड फेस, तो सबके लिए वॉल्यूम सेम है और सबके लिए टाइम भी सेम है, सेम टाइम के लिए रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा नहीं कि ए को रिएक्शन के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है और बी को रिएक्शन के लिए कम टाइम मिल रहा है। तो बेसिकली हम माइनस आर ए की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड क्या होगा? एन ए नॉट माइनस एन ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी के लिए तो क्या लिखेंगे? एन बी नॉट माइनस एन बी अपॉन बी। और आर के लिए क्या लिखेंगे? क्योंकि आर जो है फॉर्म हो रहा है तो एन आर नॉट प्लस एन आर, क्योंकि फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इसकी जो है इंक्रीज होगी। तो आर इज इक्वल टू एन एस नॉट प्लस एन एस डिवाइड बाई एस, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हम लोग पहले दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे और एन ए नॉट माइनस एन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
पिछले टर्म से देखिए एन ए नॉट माइनस एन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए नॉट इंटू एक्स ए। तो एन ए नॉट इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एन बी नॉट एक्स बी। यहाँ से देखिए एन बी नॉट माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी नॉट, यहाँ से एन बी नॉट माइनस एन बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू एन बी नॉट। तो एन बी नॉट इंटू फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ बी अपॉन बी। तो यहाँ से हमें जो है इसके बीच में रिलेशन मालूम हो गया। अगर हम एन ए नॉट एक्स से क्या कन्वर्जन ऑफ ए निकालना चाहते हैं, एन ए नॉट एक्स से की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए बाई बी एन बी नॉट एक्स बी। इसी तरह अगर एन बी नॉट एक्स बी हम लोग लिखना चाहते हैं तो एन बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए एन ए नॉट एक्स ए। बेसिकली हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म है ये एन बी एक्स बी इंटू एन बी नॉट, इसको हम लोग ए के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये आपका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका, अगर इस तरीके में आपको डिफ़िकल्टी मालूम पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी रिएक्शन है, ओरिजिनल रिएक्शन जो आपकी थी, एक बार यहाँ से लिख सकते हैं, ओरिजिनल रिएक्शन ए प्लस बी कैपिटल बी गिव्स आपका आर प्लस स्मॉल एस कैपिटल एस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना की रिएक्टेंट होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, उसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। जैसे अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हम माना है, ए हमने माना है, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। एक बनाने के लिए तो हम ए से डिवाइड कर देंगे, तो ए से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई ए गिव्स आर बाई ए प्लस आर प्लस एस बाई ए इंटू एस। ये रिएक्शन हो गई। अब जो है ना यूनिटरी मेथड से हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ा है कि 1 मोल इसके जो कंज्यूम होंगे, तो एक इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, बी बाई ए मोल कंज्यूम होंगे। तो जैसे अगर देखिए कि अगर ये रिएक्शन हो रही होती अपनी ए प्लस 2b गिव्स कोई प्रोडक्ट हो गई, ये फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है, तो 1 मोल अगर ए का लग रहा है तो बी का कितना मोल लग रहा है, 2 मोल लग रहा है। तो अगर बी के मोल्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे ए का मोल अगर 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो बी के कितने मोल रिएक्ट होंगे, 2 मोल रिएक्ट होंगे। ए का अगर 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है तो बी के कितने मोल होंगे, 2 कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम बी को ए की टर्म में डिफाइन करना चाहें तो बी के मोल कन्वर्टेड, बी मोल्स कन्वर्टेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए के मोल का 2 गुना ही कन्वर्ट हो रहा है भाई, जितना ए के मोल होंगे उसका 2 गुना बी का मोल होगा, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड। इस चीज़ में कोई इशू नहीं है ना। देखिए ए रिएक्शन हो रही है जहाँ पे 1 मोल ए का लग रहा है, 2 मोल बी के लग रहे हैं, तो हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं ना कि 1 मोल अगर ए का कंज्यूम होगा तो 2 मोल बी के कंज्यूम होंगे। इसका मतलब 1 मोल अगर ए का रिएक्ट होगा तो बी के 2 मोल रिएक्ट होंगे। तो हम बी के मोल्स को ए के मोल में कैसे करेंगे कि बी के मोल्स जो कन्वर्टेड होंगे वो कितना होंगे, 2 टाइम्स जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इंटू मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे अगर कि मोल्स ऑफ बी कन्वर्टेड, मोल्स ऑफ बी कन्वर्टेड, तो क्या करेंगे, जो बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अब आया बी बाई ए इंटू मोल्स ऑफ किसका, ए कन्वर्टेड, मोल्स ऑफ ए कन्वर्टेड, कन्वर्टेड या रिएक्टेड। अब कन्वर्टेड या रिएक्टेड कितना, ए के मोल्स कितने हैं, कितना कन्वर्ट हो रहे हैं, एन ए नॉट इंटू एक्स ए, तो बी बाई ए इंटू एन ए नॉट एक्स ए, और ये क्या है, मोल्स ऑफ बी कन्वर्टेड मतलब एन बी नॉट एक्स बी। तो दोनों तरीके से आप लोग देख लीजिए कि हम लोग एक, या तो आपको ये अगर कंफर्टेबल आप इसमें इस तरह लिखने में कि रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग निकाल लेंगे, तो एन बी नॉट एक्स बी जो होगा वो क्या होगा, बी बाई ए एन ए नॉट एक्स ए। या यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका जो है आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 कर लीजिए,
1 करने के बाद क्या है कि फिर अब उस बी का डिफ़ाइन करना होगा तो बी का डिफ़ाइन कर लेंगे, और कोई तीसरा रिएक्टेंट होगा तो उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एन बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू बी बाई ए एन ए नॉट एक्स ए। अब क्या है कि हम लोग क्या निकालना चाह रहे थे, तो बी के मोल्स निकालना चाह रहे थे किसी भी टाइम से। तो अभी हमने देखा कि एन बी नॉट एक्स बी का कन्वर्जन क्या था, एक्स बी इज इक्वल टू आपका था एन बी नॉट माइनस एन बी अपॉन एन बी नॉट। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्स बी इंटू एन बी नॉट इज इक्वल टू एन बी नॉट माइनस एन बी। और हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, एन बी के मोल्स बाई बी के किसी भी टाइम पे कितने होंगे वो निकालने में इंटरेस्टेड है। तो बी को इधर लाएंगे तो एन बी इज इक्वल टू एन बी नॉट माइनस एक्स बी और एन बी नॉट। अब ये देखिए कि हमें मोल्स किसके हैं, बी के निकालने हैं किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो बेसिकली हम लोग क्या है कि बी के मोल्स हम निकालना चाहते थे कि किसी भी टाइम पे बी के मोल्स क्या होंगे। तो क्या होंगे, एन बी नॉट जो इनिशियली मोल थे और जितना कन्वर्ट हो गए एक्स बी इंटू एन बी नॉट। अब हमें क्या क्या मालूम होता है, हमने क्योंकि मोल्स हमने फिट किए थे तो हमें बी के इनिशियल मोल मालूम होंगे, रिएक्शन के बाद कितने मोल्स होंगे वो हमें नहीं पता होंगे, लेकिन हमने कितना फिट किया है रिएक्शन में वो तो हमें मालूम होगा ना, एन बी नॉट हमें मालूम होगा। हमें एक्स बी नहीं मालूम है, एक्स बी हमें क्योंकि मेज़र करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है कि यही चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे कि हम लोग बार बार सारे रिएक्टेंट का कन्वर्जन नहीं मेज़र करना चाह रहे थे। हम लोग क्या मेज़र करना चाह रहे थे कि किसी एक की रिएक्टेंट जो है आपका उसका कन्वर्जन हम लोग फ्रैक्शनल कन्वर्जन निकाल लेंगे और उसी को यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए एन बी नॉट एक्स बी किसके बराबर लिख सकते हैं, बी बाई ए। तो यहाँ पे एन बी नॉट इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये ध्यान देखिए, इसको इस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, इस वाले इक्वेशन से एन बी नॉट एक्स बी से बी ओवर ए एन ए नॉट एक्स ए। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, बी कैलकुलेट कर लिया हमने। और यही हम चाह भी रहे थे कि अब क्या है कि हमें एक्स बी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बी के मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे। क्या होगा भाई, एन ए नॉट हमें मालूम है क्योंकि हमने इनिशियली मोल फिट किए थे, बी नॉट हमें मालूम है क्योंकि हम इनिशियल मोल्स थे, और एक्स से एक का ही हम सिर्फ मेज़र कर लिए, एक्स से हमने मेज़र कर लिया तो हमारा इशू जो है सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ हमको यहाँ से मालूम चल गई। अब देखिए अगर इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, इसी चीज़ को जो हम लोगों ने इक्वेशन ये लिख रहे थे, अगर इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो कल हमने देखा था कि फॉर राइटिंग इन कंसंट्रेशन टर्म, फॉर राइटिंग इन कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन के टर्म में, ये तो मोल्स के टर्म में लिखा हमने कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमने लिखा था कल क्या कि एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एन ए था, और वही जब वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड दे रहे थे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहे थे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाता है एन ए बाई ए, तो सी ए हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये हम लोग लिख पा रहे थे। अब क्या, अब अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे है, अगर इसको भी हम लोग किसके टर्म में लिखना चाहें, बी के टर्म में कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम रिएक्शन मिक्सचर का सेम है। तो V इज इक्वल टू वी नॉट होगा, मतलब किसी भी टाइम पे जो टाइम पे वॉल्यूम जो मेज़र करेंगे वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, V नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स बी से लिख रहे हैं एन बी से, प्रीवियस इक्वेशन से एन बी इज इक्वल टू एन बी नॉट माइनस बी ओवर ए एन ए नॉट एक्स ए। ये है अपने पास एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड ऑफ एक्सप्रेशन। बोथ साइड ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना उसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो एन बी बाई वी इज इक्वल टू क्या है, एन बी नॉट बाई वी माइनस बी ओवर ए एन ए नॉट बाई वी
इंटू एक्स ए, ये हुआ आपका। अब हम लोग क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं हो रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे बी नॉट था, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। तो सारे सेम हो जाएंगे, तो हम लोग उसको कंसनट्रेशन क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट माइनस बी ओवर ए, सेम रहेगा ये बी डिवाइड बाई ए, और एन बी एन ए नॉट बाई वी क्या हो जाएगा आपका, सी ए नॉट इंटू एक्स ए। इस तरह अगर हम लोग कंसनट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब क्या है कि अगर B और A दोनों बराबर हो जाएं, कंडीशंस अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, कंडीशन क्या है कि B इज इक्वल टू A, अगर नंबर ऑफ B के जो इतने मोल्स थे उतने ही मोल्स आपके किसके हो जाएं, एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, शायद मोल्स नहीं सॉरी स्टोइको, इसका मतलब क्या हुआ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A is equal to stoichiometric coefficient of reactant B। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा आपका, तो यहाँ से देखिए CB इज इक्वल टू CB नॉट माइनस B बाई ए, तो सेम हो जाएगा 1 हो जाएगा, CA नॉट एक्स से। अब सी ए नॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बी नॉट एक्स भी लिख सकते हैं जब दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं। तो सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट एक्स बी, ये आपका सी बी हुआ। तो सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट 1 माइनस एक्स बी, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये कब हुआ, जब आपका B इज इक्वल टू ए हुआ। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो आपका ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे उनको, उनके बारे में लिखना चाहते हैं कि वो कैसे होंगे, उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं NC बराबर क्या होता है आपका, जो इनिशियल मोल्स थे आपके, तो NC नॉट सॉरी NR था अपना प्रोडक्ट, NR इज इक्वल टू क्या होगा, NR नॉट प्लस, अब ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका था यहाँ पे, जब हमने इक्वेशन को डिवाइड किया था, ये देखिए R क्या है, R बाई ए, तो क्या हो जाएगा R बाई ए, और क्या है A के मोल्स जो कन्वर्टेड होंगे उसी के हिसाब से तो इसके मोल्स फॉर्म होंगे ना, तो क्या होगा NA नॉट एक्स ए। एक्चुअली हम लोग इसको एक्सप्रेशन से देखें तो कैसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन है अपनी, और अगर हम बताना चाहें कि R के मोल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो भाई R के मोल्स A के मोल्स के रेफरेंस में देखेंगे तो A का एक मोल रिएक्ट कर रहा था, तो R का कितना मोल फॉर्म हो रहा था, R बाई ए, तो मोल्स ऑफ R फॉर्म्ड बराबर क्या हो जाएगा, R बाई ए इंटू मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन से देखिए, अगर हम लोग लिखना चाहें कि मोल्स ऑफ R फॉर्म्ड, R कैपिटल R फॉर्म, तो बराबर क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से देखिए कि मोल्स ऑफ R बाई ए इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। भाई यही रिलेशन होता है ना, अगर एक मोल है 3 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो इससे तो हम इस तरह पढ़ते हैं कि एक मोल अगर एक का रिएक्ट होगा तो R के कितने मोल फॉर्म होंगे, 3 मोल फॉर्म होंगे। तो R के मोल फॉर्म बराबर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, R बाई ए इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, ऐसे लिखेंगे। और R बाई ए इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड क्या हम लोग लिख रहे हैं, Na नॉट एक्स से लिख रहे हैं, ये चीज़ लिख रहे थे। अब ये तो मोल्स ऑफ ए फॉर्म्ड हुआ, लेकिन मोल्स ऑफ R फॉर्म्ड हुआ, मोल्स कितने R के टोटल हो जाएंगे, तो टोटल मोल ऑफ R, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, NR बोल रहे थे। तो वो इनिशियली जो प्रेजेंट है
वो और प्लस जितना फॉर्म हो रहा है, तो एन आर नॉट प्लस ये जो फॉर्म हो रहा है आर बाई ए एन ए नॉट एक्स ए। ये चीज़ होपफुली समझ में आई होगी आपको। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एन आर नॉट जो था क्या हुआ, एन आर जो किसी, ये एन आर क्या था, मोल फॉर्म किसी टाइम पे था, तो मोल, ये एन आर मतलब मोल फॉर्म नहीं था, एन आर था नंबर ऑफ मोल्स। एन आर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर एट टाइम टी। यही हमने इनिशियली एक्सप्रेशन में से आप भी देख सकते हैं कि यही चीज़ हमने लिखी थी कि एन आर क्या होगा, टाइम टी पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस वक्त प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो क्या होगा, फॉर्म भी जनरेट हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, तो जो फॉर्म हुआ आपका जो इनिशियली प्रेजेंट था उसमें ऐड कर देंगे तो उसी निकल आएगा। तो अपना इनिशियली एन आर नॉट था, फॉर्म कितना हो रहा था वो हमने एक्सप्रेशन से निकाल लिया कि आर बाई ए इंटू एन ए नॉट एक्स ए। तो अगर इसको कंसनट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो वही वी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम पूरा रिएक्शन मिक्सचर का काउंट सेम है। तो सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर नॉट प्लस आर बाई ए सी ए नॉट एक्स ए। इसी तरह इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी एस बराबर क्या होगा, मोल ऑफ एस एट एनी टाइम टी। तो जो उसके इनिशियल मोल थे सी एस नॉट, कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी प्लस उसकी जो कंसंट्रेशन फॉर्म हो रही थी रिएक्शन की वजह से सी ए नॉट एक्स से। अगर मोल्स में यही लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एन एस इज इक्वल टू जो इसके आपके इनिशियल मोल्स थे, सॉरी एस बाई ए होगा यहाँ पे, और एस बाई ए इंटू सी ए नॉट एन ए नॉट इंटू एक्स ए। मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं तो मोल्स यूज़ करेंगे, एन ए नॉट एक्स ए, इसको साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे वो राइटिंग हो गई है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोल्स प्लस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। तो इस तरह हम लोग बेसिकली सारे जो आपके रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन अगर हो रही है तो यहाँ पे समराइज कर देते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर ये रिएक्शन वही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए था तो एन ए इज इक्वल टू सीधे सीधे लिख देंगे एन ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, या इसको इस तरह लिखें समझने के लिए, एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट इसके इनिशियल मोल्स माइनस जो है रिएक्टेड एन ए नॉट एक्स ए। ये ए के लिए लिख दिया हमने। अब यही बी के लिए लिखना चाहते हैं हम लोग तो क्या होगा, लेकिन हम लोग किसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं, कन्वर्जन जो है एक्स ए के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। बी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो सिंपली लिख लेंगे एन बी नॉट माइनस 1 माइनस एक्स बी। लेकिन हम लोग किस में एक्स बी को हम लोग मेजर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होंगी और लिमिटिंग रिएक्टिंग के टर्म में। तो एन बी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगी उसके इनिशियल मोल माइनस उसके मोल्स जो कन्वर्टेड, तो एन बी नॉट एक्स बी लिखेंगे। लेकिन एक्स बी हम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ए के टर्म में लिखना चाह रहे थे तो क्या हो जा रहा था आपका बी बाई ए, जो उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आया था एन ए नॉट एक्स ए। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम लोग आर का लिखना चाहेंगे अगर, तो आर को कैसे लिखेंगे, एन आर इज इक्वल टू एन आर नॉट। अब यहाँ क्योंकि ये रिएक्टेंट था तो यहाँ माइनस हो रहा था, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, आर बाई ए, और ये चीज़ सब में कॉमन है एन ए नॉट एक्स ए, क्योंकि हम लोग किसके टर्म में, एक्स ए के कन्वर्जन के टर्म में लिख रहे हैं तो एन ए नॉट एक्स ए। और इसी तरह आप एस का लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख देंगे, एन एस इज इक्वल टू एन एस नॉट प्लस स्मॉल एस डिवाइड बाई ए, जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था, और बाकी जो उसका टर्म आता है एन ए नॉट एक्स ए। तो ये बेसिकली एक अगर रिएक्शन हो रही है, हम लोग क्या इसमें लिखना चाह रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे कि अगर एक रिएक्शन हो रही है आपकी, उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट भी मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली
जो अपने मोल्स या कंसंट्रेशन बताना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, वो अब सारे जैसे डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए बताना चाहेंगे तो हम लोग को लिए फ्रैक्शनल कन्वर्जन मालूम करना पड़ेगा उसका। जैसे ए के लिए बताना चाहेंगे तो ए का फ्रैक्शनल कन्वर्जन चाहिए, बी के लिए बताना चाहते हो तो बी का फ्रैक्शनल कन्वर्जन चाहिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि क्योंकि हम सिर्फ एक का फ्रैक्शनल कन्वर्जन मालूम कर लें, और वो भी क्या है कि कौन से लिमिटिंग रिएक्टेंट का अपना फ्रैक्शनल कन्वर्जन मालूम कर लें, और बाकी सारे जो आपके रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं उनका जो है उसके मोल्स या कंसंट्रेशन बाद में बता दें। तो ये पूरी एक्सरसाइज उसके लिए थी। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोगों ने यही केस की डिस्कशन अब हम लोग करेंगे कि अगर बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है तब कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स अपने लिखेंगे। तो जब नंबर ऑफ़ ए जब लिमिटिंग रिएक्टेंट था तो हम लोगों ने क्या किया था, ए के मोल्स को, ए का जो रिएक्टेंट ए था उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने ए बना दिया था, यूनिटी बना दिया था। जब बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मान लीजिए यही रिएक्शन हो रही है, प्लस पी बी गिव्स आर आर प्लस एस एस। अब क्या है, बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हम लोग किसके कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, बी का। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई बी, डिवाइड बाई ये जो है बी से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी, ए प्लस बी गिव्स टू आर बाई बी प्लस एस बाई बी टू एस। अब हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स लिखना चाहेंगे, तो जो अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए, या ऊपर ना लिखिए कहीं पे भी लिख दीजिए। तो हम लोग क्या लिखना चाहें, एन बी के मोल्स हम बताना चाहें तो क्या होता है, एन बी नॉट माइनस एन बी नॉट एक्स बी, एन बी नॉट एक्स बी। ये तब होगा जब हम बी, मतलब ये तो हर केस में ट्रू होगा, लेकिन जो बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इस तरह हमने लिखा। अब ए का लिखना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए कैसे क्या आएंगे, एन ए इक्वल टू एन आर नॉट, क्योंकि रिएक्टेंट है तो साइन कैसा लगेगा, माइनस लगेगा, तो हमने साइन माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका देखेंगे, आपका क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ से ए बाई बी, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बाई बी हो गया। अब जब हमने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया तो अब हम लोग जो है, जो ये पूरा कॉमन टर्म है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बी के टर्म में लिख रहे हैं तो एन बी नॉट एक्स बी इस तरह लिख सकते हैं। अब जब आर के बारे में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर नॉट, इसके जो इनिशियल मोल्स थे, देखिए इनिशियल मोल्स जो सबके थे वो वही हैं। अब डिपेंड करता है, रिएक्टेंट है तो माइनस कर देंगे क्योंकि रिएक्शन होने के बाद उसके मोल्स कम हो रहे हैं। प्रोडक्ट अगर है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस साइन लगा देंगे हम लोग। अब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या है, आर का आर बाई बी है आपका, आर बाई बी इंटू क्या है आपके, जो यहाँ पे आएगा ये वाला टर्म वो बी के मोल्स आएंगे कन्वर्टेड, तो एन बी नॉट एक्स बी। इस तरह हम लोग इसके भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो है हम लोग किसके लिख लेंगे, आर के, अगर हम एस के लिखना है तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, एन एस इज इक्वल टू आपके इनिशियल मोल्स जो इसके थे वो ऐसे लिख देंगे, एन एस नॉट। अब ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट है तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। अब उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अब क्या हुआ, हमने मॉडिफाई किया है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनिशियल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस फॉर्म में नहीं था, इनिशियल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस फॉर्म में था, लेकिन जो भी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसके टर्म में हमको लोग को लिखना है या जिसका कन्वर्जन हमें मालूम है, उसको जो है ना यूनिटी बना लेते हैं उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमने यूनिटी बना लिया था, यहाँ पे 1 बना लिया था वो बी से डिवाइड करके। तो अब जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका क्या है, एस बाई बी, और फिर क्या है, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, तो एन बी नॉट इंटू एक्स बी। तो आप लोग जो है किसी भी कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट दे दे तो हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स और कंसंट्रेशन में क्या है, जस्ट एन ए की जगह आपका कंसंट्रेशन बी से वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे और कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है, मतलब बैच रिएक्टर है, तब हम लोग उसकी जगह क्या कर सकते हैं कि सी ए की जगह मतलब मोल्स के जो टर्म है वो कंसंट्रेशन के टर्म बन जाएंगे। तो इस तरह हम लोग जो है ये पूरे नंबर ऑफ़ मोल्स जो है ना किसी भी टाइम पे किसी भी रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।